MPSC 001 इकाई 1 भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। इसके अंतर्गत प्रस्तावना के तहत हम लोग देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि भारत के क्या नजरिया रहा है विश्व दृष्टिकोण के प्रति, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इस संदर्भ में दार्शनिक परंपरा हो या स्वतंत्रता आंदोलन का परिवेश हो या स्वतंत्रता के पश्चात की बात हो, तो किस प्रकार इसकी अपने देश की, भारत की विश्व दृष्टिकोण के विकास में स्वतंत्र नीति रही है, किस प्रकार सबों का प्रभाव पड़ा है और भारतीय निर्माता अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के प्रति भी सजग थे, क्रियाशील थे और उन परंपराओं का, उन मूल्यों का उन्होंने स्थान दिया है उस विश्व दृष्टिकोण के तहत जो युगों युगों से भारत के लिए मूल्य थे, संचारित निरंतर होते हुए आ रहे थे और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के अनुरूप अपनी नीति को क्रियान्वित करते रहे। वहीं आज़ादी के बाद की बात करें तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी विश्व दृष्टिकोण के प्रति अपनी एक अलग ही नीति अपनाई, शांति की नीति अपनाई, रचनात्मकता की नीति अपनाई और अधिक से अधिक राष्ट्रों के बीच सहयोग के वातावरण की नीति अपनाने की कोशिश की। और इस संदर्भ में पारंपरिक मूल्य हमारे लिए अहम बातें थी। उन चिंतकों को, उन दार्शनिकों का, उन मूल्यों का, उन आदर्शों की अभिव्यक्ति अपनी विदेश नीति में दिखती है, अपनी स्वतंत्र नीति में दिखती है और प्राचीन संस्थाओं की बात हो, प्राचीन प्रथाओं की बात हो, प्राचीन भारतीय आदर्श की बात हो, उन सबों के उद्देश्य को कहीं न कहीं अपनाने का प्रयास किया गया है। परंपरागत मूल्यों के स्रोत को देखें तो अपना जो प्राचीन मूल्य है परंपरा, तो यह वेद जैसे धर्म ग्रंथ से विशेष रूप से प्रभावित रहा है। वेद के बिंदु, वेद के विचार हमारे परंपरागत मूल्य में रचे बसे से दिखते हैं और वेद के अलावा मनु की बात करें, याज्ञवल्क्य की बात करें या पराशर ऋषि की बात करें, उनका ग्रंथ की बात करें अथवा धर्मशास्त्र, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अपना रामायण, महाभारत, पुराण के अलावा कई दंत कथाएं, इन सब चीजों की घटनाएं एक तरह से प्राचीन मूल्य के रूप में जाने जाते रहे हैं। और इनके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि अपने राष्ट्रीय घटनाओं में जो घटनाएं घटी है वह किस तरह इतिहास बन गई है, यह भी एक प्रमुख स्रोत है। कई तरह की धार्मिक पुस्तकें भारतीय चिंतन की परंपरागत मूल्यों के स्रोत के रूप में दिखते हैं और सामाजिक मूल्य की बात करें तो आज उसे शिक्षा के माध्यम से प्रसारित करने की भी बात की जा रही है और यह महाकाव्य, धर्म ग्रंथ भी जीवन जीने का तरीका बताता है जो कि आज की शिक्षा व्यवस्था में, शैक्षिक पुस्तकों में हमें सिखाता है। जो कानून की किताबें आज हम पढ़ते हैं वे भी राज्य की नीति को हमें दिखाते हैं। यह अलग बात है कि समय के साथ दोनों के स्वरूप में अंतर आ गया है, लेकिन हम यदि परंपरागत मूल्यों की बात करें तो उसकी छाप अभी भी दिखती है। आज की तरह विभिन्न कामों को विशेषीकृत ढंग से अलग अलग करके नहीं देखा जाता था और यही कारण रहा कि वो परंपरागत स्रोत हमारे जीवन के विविध पहलू को छूते थे, स्पर्श करते थे, उससे जुड़े हुए थे, चाहे वह आध्यात्मिक जीवन हो, हमारा सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक जीवन हो, हर एक पहलू को
वह स्पर्श करता था। और अगर हम समय के साथ देखें तो इस परंपरागत मूल्यों में बदलाव भी दिखता है, विशेष करके इस्लाम के आ जाने के बाद थोड़ी मूल्यों में परिवर्तन दिखी। उसके बाद पश्चिमी संस्कृतिकरण का जिससे इतना तेजी से प्रभाव पड़ा, उसके कारण भी बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि कई ऐसे सामाजिक राजनीतिक विचारक भी अपने देश में हुए जिन्होंने कि अपने परंपरागत स्रोत को, अपनी पारंपरिक चिंतन को आधुनिक भारत के निर्माण में उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया, अपने उस चिंतन को नए स्वरूप में ढालने का प्रयास किया, अपने परंपरागत चिंतन को स्वतंत्र भारत के निर्माण में ढालने का प्रयास किया, जिसमें हम विवेकानंद को रखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें या बाल गंगाधर तिलक की बात करें, गांधी जी की बात करें, नेहरू की बात करें अथवा महर्षि अरविंद की बात करें। ऐसे अनेकों आधुनिक सामाजिक राजनीतिक चिंतक हुए जिन्होंने कि आधुनिक भारत को नए सिरे से परंपरागत मूल्यों के, भावनाओं के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। विश्व दृष्टिकोण के विकास में भारतीय परंपरागत मूल्यों के अंतर्गत आज हम लोग मध्यम मार्ग के महत्व को देखते हैं कि किस तरह भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारत सरकार ने भी मध्यम मार्ग को वरीयता दिया, मध्यम मार्ग को अपनाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपनी संस्कृति में विशेष करके यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही गई है। यहाँ पर आप संस्कृत की एक कहावत भी अपने समाज में प्रचलित देखते होंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अति से हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी भी चीज में अति नहीं हो। अतिवाद, चरम, असीमित जैसी बातें भारतीय दर्शन में आदर्श नहीं मानी जाती है। भारत में मध्यम मार्ग के महत्व को अपनाया गया है। हर जगह धर्म की बात हो, यहाँ पर सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक किसी भी तरह की बात हो, या आप देखते होंगे धन जिसे कि महत्वपूर्ण चीज माना जाता है व्यक्ति के विकास के लिए, यहाँ भी धन संचय करने के लिए भी सीमा तय कर दिया गया है। सिर्फ धन में ही, संचय में ही लोगों को नहीं लगे रहना चाहिए, या कहीं काम की बात हो, कोई इंद्रिय संबंधी बात हो, तो वहां पर भी संयम बरतने की बात की जाती है कि जहां तक सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक संस्कृति का संवरण होते रहे, वह अगली पीढ़ी में चलते रहे, सामाजिकता चलती रहे, तो वहीं तक उसके अलावा हमें अपने इंद्रियों पर भी संयम रखना चाहिए। और मोक्ष में तो अपनी संस्कृति में मुक्ति का द्वार देखा गया है। और यह अलग बात है कि अपने देश में धर्म और मोक्ष को ज्यादा महत्व दिया गया था। लोग उसके अनुरूप उससे जीते थे, व्यवहार करते थे। यह अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि उससे लोग पीड़ित थे। और यदि हम इंद्रिय सुख की बात करें तो वहां पर भी काम को भी महत्व दिया गया। ऐसा नहीं है कि उसे नकार दिया गया है। विशेष करके अगर हम काम सूत्र की बातें देखें तो यह भी हमें अपनी प्राचीन संस्कृति में मिलती है। काम सूत्र की बातें या खजुराहो की मूर्तियों में आप देख सकते हैं, वहां भी सर्वगुण कंचन मिश्रयंती, सभी सद्गुण स्वर्ण में ही है। और भगवद गीता की भी बात करें तो वहां भी एक तरह की नैतिक व्यवस्था की बात कही गई है। नैतिक संहिता का उल्लंघन करने की बात यहाँ पर आपको
कहीं देखने को नहीं मिलती है। हालांकि यह अलग बात है कि व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संदर्भ में कुछ विरोधाभास जैसी भी स्थिति दाकदा हमें दिखती रही है, क्योंकि यहाँ के लोग इस जगत और परलोक दोनों लोग के बारे में लोग सोचते रहते हैं। ऐसे में एक विद्वान हुए माइकल ब्रीचर, उन्होंने कहा है कि भारतीय परंपरा तो यहाँ की दार्शनिक परंपरा तो महात्मा बुद्ध के समय से ही चला आ रहा है, जो कि अतिवाद का विरोध करता है, चरमपंथी मार्ग का विरोध करता है, और यह बौद्धिक उदारता की बात करती है, सह अस्तित्व की बात करती है, अच्छाई बुराई दोनों की बात करती है। और उन्होंने मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसे अपनाने की बात कही है, और आपका विरोधी भी हो क्यों ना हो, उनसे भी सहिष्णुता पूर्ण व्यवहार किया जाए। और अगर हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो उन्होंने भी कहा था कि भारत ने विभिन्न धर्मों को अपनाया है और उनमें सामंजस्य स्थापित किया है। यहाँ तक कि बहुत में पहले भी विज्ञान में और धर्म के बीच विरोध की बातें होती रही है, इसके बावजूद यहाँ धर्मनिरपेक्ष बातों को अपनाया गया है। विभिन्न विरोधी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करने की बात कही गई है, और नेहरू जी ने यह भी कहा था कि यहाँ कोई कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हों, यहाँ किसी के साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसी बातें हमारे संविधान में ही कही गई है। तो इस तरह एक तरह का सही हर एक धर्मावलंबियों से भी सहिष्णुता संबंधी बातें कही जाती है, और किसी भी प्रकार की अतिवादिता से बचने का हर संभव भारतीय नीति में परिचय दिया गया है। अपनी मध्यम मार्गीय सांस्कृतिक दार्शनिक परंपरा ही वह आधार रही है, जिस कारण हमने आज़ादी के बाद शीत युद्ध के दौरान भी देखा कि जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में शीत युद्ध जैसी स्थिति थी, युद्ध नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों में विरोध विचारधारा के स्तर पर एकदम सर्वोच्च रूप में था। ऐसे में भारत के लिए एक मुश्किल थी कि वो किधर जाए, किस गुट को अपनाया, लेकिन अपनी मध्यम मार्गी नीति, अपनी संस्कृति के कारण इन्होंने दोनों गुटों से बचने का प्रयास किया और दोनों प्रतिद्वंदी विचारधाराओं को के बीच का मार्ग अपनाया। आप जानते हैं कि एक ओर अमेरिका उदारवादी प्रजातंत्र, उदारवादी लोकतंत्र का दिखावा कर रहा था, तो वहीं सोवियत संघ साम्यवाद का दिखावा कर रहा था। ये समतावाद तो वे पूंजीवाद व्यवस्था का। दोनों राष्ट्र अधिक से अधिक दूसरे राष्ट्रों को अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे कि उनके गुटों में अधिक से अधिक देश आए, विचारधारा के स्तर पर उनका साथ दें। और आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा, नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान, कानून का शासन, आधुनिक तकनीक आदि मूल्य को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं भारत ने इन सारे मूल्यों को अपनाया, सारे बातों को ग्रहण किया, चाहे लोकतांत्रिक उदारता की बात हो या नागरिक स्वतंत्रता के सम्मान करने की बात हो, कानून के शासन की बात हो या आधुनिक तकनीक को अपनाने की बात हो। वहीं सोवियत संघ में जहाँ साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत वितरणात्मक न्याय की बात की जाती है, तो भारत ने उसे भी अपनाने का प्रयास किया और अपनी समाजवादी नीति को अमल में लाया। गरीब से गरीब लोग का भी विकास के सपने को साकार करने का प्रयत्न किया गया। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, लोग में समता की भावना का विकास हो, इस तरह का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक धरातल पर प्रयास निरंतर होते रहे और भारत ने किसी भी गुट का पक्ष लेने से स्पष्ट तौर से इनकार कर दिया और अपने आदर्श को भी बचाए रखा, और इस बीच दोनों गुटों से सहयोग भी लेते रहे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने भारत के सम्राट अशोक के संदर्भ में
उद्धरण करते हुए उन्होंने कहा था कि हम किसी भी गुट की राजनीति नहीं करेंगे जो कि एक दूसरे के विरोधी हो। हम लोग दोनों गुटों से स्वयं को दूर रखते हैं और किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, घृणा, आंतरिक द्वंद्व के बावजूद हम लोग आपसी सहयोग की ओर बढ़ेंगे। एक विश्व राष्ट्र मंडल की दिशा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यह इन्होंने नेहरू ने ऐसी उम्मीद भी जताई। भारत की इस प्रकार की गुटनिरपेक्ष रहने की नीति को वैश्विक स्तर पर समर्थन भी मिला और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकतम देश जहां सदस्य बने, वहीं दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी संस्था बनने का भी सौभाग्य गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन को मिला, जहां की तीसरी दुनिया के ज्यादातर देश इससे जुड़े। और यही कारण था कि भारत ने दुनिया को अपनी मैत्री का इस रूप में संदेश दिया कि किस बांटने में, विभाजन में किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। और दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी कई प्रकार के वैश्विक स्तर के संकट पे उन्होंने कहा कि तटस्थता की, भारत की गुटनिरपेक्षता की, तटस्थता जैसी नीति को अपनानी चाहिए। जैसे कि इंडो चाइना विवाद में, सुएज नहर विवाद में, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया विवाद में, वहाँ पर भी इस तरह की बातों को देखा गया। और हम क्या कह सकते हैं कि भारत ने एक तरह से दोनों गुटों के बीच एक प्रकार का सेतु का काम किया, पुल का काम किया। दोनों प्रकार के विचारधाराओं के संघर्ष में अपनी बातें सौम्यता पूर्वक रखने में सक्षम हो सका और ऐसे राष्ट्रों के समूह में विशिष्टता हासिल की जो सैन्य शक्ति एवं आर्थिक सामर्थ्य में हम लोगों से बेहतर थे। इसके बावजूद अपनी नीति के तहत, नीति के अंतर्गत ही भारत ने भी वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। इन सबों के आधार के रूप में अपनी मध्यम मार्ग को एक महत्वपूर्ण आधार मिला। भारत का नजरिया विश्व दृष्टिकोण के लिए कई मूल्यों पर निर्धारित करती है। इसमें परंपरागत मूल्यों के अंतर्गत हम यदि सहिष्णुता की बात करें तो सहिष्णुता दार्शनिक भाव को प्रकट करता है। यह किसी प्रकार की अतिवादिता को स्वीकार नहीं करता है। सहिष्णुता कहीं न कहीं विवेक की बात करता है, आंख मूंद कर विश्वास करने की बात नहीं कहता है। और ज्ञानोदय की बात करते हैं, जैसे कि भारत में कहावत भी है, वदे वदे जयते तत्व सिद्धि, अर्थात ज्ञानोदय की प्राप्ति वाद विवाद से होती है। और अपनी भारतीय परंपरा में विवेक को स्वीकारा गया है। विवेक किसको कहते हैं? विवेक प्रजना, यह एक धारणा है जो यह बताता है कि हम मुझे क्या करना है। बुद्धि के साथ साथ विवेक यदि व्यक्ति में नहीं हो तो व्यक्ति फिर अपना सही लक्ष्य तक नहीं जा सकता है। और भारतीय संदर्भ में देखें तो 3 प्रकार के लक्ष्य को अपनाने की बात कही गई है, धर्म, अर्थ, काम। यहाँ पर तीनों प्रकार के लक्ष्य में विवेक की बात कही जाती है कि इसे विवेक से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। और महाभारत में भी धर्म के अनुभव को विवेक के आधार पर परखने की बात आप देख सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि कर्तव्य एवं विवेकपूर्ण दोनों ही प्रकार में जो है भारतीय संस्कृति में स्थान दिया गया है। और यह सत्य कोई एक अधिकार जैसी कोई बात नहीं करता है। और यहीं पर यही विवेक का बाद में सहिष्णुता का रूप ले लेता है। सहिष्णुता का अर्थ है कि मानव मस्तिष्क में जो बात है, जिस शक्ति की पहुँच है, वह सत्य की प्रकृति को उसकी पूर्णता में नहीं समझ सकता है। यहाँ पर ऋग्वेद का एक उदाहरण देना सही होगा। एकम सद विप्रः बहुत वदन्ति, अर्थात विद्वान एक सत्य की विभिन्न तरीके से व्याख्या करते हैं। और उपनिषद में भी कहा गया है कि जिस प्रकार विभिन्न रंगों की गाय सफेद रंग का ही दूध देती है, उसी प्रकार विभिन्न मार्ग एक ही लक्ष्य प्राप्ति करते हैं। कोई भी चीज न तो पूरा पूर्ण है, न ही
पूरी तरीके से अपूर्ण है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम देखने का सिर्फ एक ही खास नज़रिया नहीं रख सकते हैं। अगर हम एक ही नज़रिए से देखेंगे तो ही हमें पूर्ण अथवा अपूर्ण नज़र से नज़र आएगा। वहीं अगर हम नज़रिया बदल दें तो कोई चीज़ हमें ना तो पूर्ण दिखती है ना ही अपूर्ण दिखती है। और अगर हम सद्भावनापूर्वक सहिष्णुता के संदर्भ में देखें तो अगर हम अपना सहिष्णु विवेक रखें तो फिर किसी को किसी भी प्रकार की किसी से कठिनाई नहीं होगी, किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं होगी। सहिष्णुता से आशय धार्मिक तो लगता ही है, लेकिन सहिष्णुता एक सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक सत्य है। और आप देख सकते हैं कि भारत में जब 47 ईस्वी में केरल आए तो वे यहीं रह के रह गए और उसी प्रकार की यहूदी लोग 70 ईस्वी में केरल पहुंचे, वहाँ पर भी उनका स्वागत किया गया, अपने धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। इस्लाम हो या पारसी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, उसे भगाया नहीं गया। और आप जानते हैं कि उन्हें भी अपना धर्म को मानने की प्रचार करने की अनुमति दी गई। और भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक एक ऐसा नाम हुआ है जिन्होंने राज आदेश पत्र निकाला, तो उसमें भी सहिष्णुता की बात करते हैं। और यद्यपि कि यदाकदा मुसलमान शासकों के शासनकाल में धार्मिक उत्पीड़न के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन अगर मुगल सम्राट अकबर की बात करें तो उनमें भी सहिष्णुता स्पष्ट थी। उन्होंने विश्व सौहार्द के लिए सुलह एक कुल की नीति अपनाई। रहीम और तुलसीदास दोनों समकालीन थे, दोनों घनिष्ठ मित्र भी थे। और वहीं सहिष्णुता का एक उदाहरण देखिए, सम्राट शाहजहां का वरिष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, उन्होंने फारसी में उपनिषद का अनुवाद किया था। कहीं न कहीं हर एक अच्छाई को हर एक लोग मानना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस प्रकार की अवधारणा भारतीय इतिहास में, भारतीय पारंपरिक मूल्य में आपको देखने को मिलती है। हाँ, यह बात है कि भारत में जातीय हिंसा एवं धार्मिक हिंसा होती रही है, लेकिन पूर्व से तुलना करें तो हमें लगेगा कि पहले का समाज कहीं न कहीं वर्तमान से ज़्यादा सहिष्णु था। और वह सहिष्णुता ही हमारी सामाजिक भारतीय जनजीवन के लिए एक मूल स्तंभ का काम करता था। और यही सब कारण रहा कि भारत ने जब संविधान लागू करने की बात हुई तो उस समय धर्म निरपेक्षता को वर्ण किया, धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया और राज्य के लिए कोई भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। हर एक धर्म को समान दृष्टि से देखने की बात की गई। आपको असहयोग आंदोलन याद होगा 1920 में। उसके बाद जब गांधी जी ने देखा कि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया है, यह असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक नीति पर आधारित था गांधी जी की अवधारणा के अनुसार। लेकिन जब भीड़ ने हिंसा का रूप ले लिया तो बिना किसी अंग्रेजी दमन के इन्होंने स्वयं ही उस आंदोलन को वापस ले लिया। तो देखिए आंदोलन में भी कितनी सहिष्णुता पूर्वक नीति अपनाई गई, किसी प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति को नहीं अपनाई गई। हमें आंदोलन करना था, न कि किसी का बुरा करना था। और यही सब कारण रहा कि विदेश से संबंध भी किसी देश के साथ अपनाते हैं तो वहाँ भी सहिष्णुता की बात होती है, उस सहिष्णुता की नीति को वहाँ भी अपनाया जाता है। यही कारण रहा कि आज़ादी के बाद जब दुनिया दो ध्रुव में बट गई थी तो भारत ने किसी भी गुट से संबंध नहीं रखा। दोनों ही गुट से भारत ने सहिष्णु संबंध रखने की कोशिश की, सहजता से दोनों को देखने की कोशिश की और दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल होने से इनकार कर दिया। यहाँ पर इनका आधार स्तंभ के रूप में सत्य और सद्गुण ही था। और यही सहिष्णुता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छी मैत्री मार्ग को अपनाने की बात करते हैं। भारत ने किसी देशों की
प्रति झुकाव नहीं दिखाया, लेकिन भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति का अमेरिका के विदेश मंत्री ने 1950 में, उसमें विदेश मंत्री थे जॉन फॉस्टर डलेस, और उन्होंने, और उसके साथ थे उपराष्ट्रपति एम निक्सन। उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों के लिए अच्छी भाषा का उपयोग नहीं किया, उसे शुद्ध शब्दों में कहें तो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। इसके लिए नेहरू ने उनसे आग्रह किया था, भारतीय प्रधानमंत्री के, कि इस विचार विमर्श को नहीं दबाएं आप, विदेश संबंधी विचार विमर्शों में भी सहिष्णुता अपनाएं। और नेहरू ने कहा कि मैं मिस्टर निक्सन और मिस्टर डलेस को सुझाव देना चाहता हूं कि वे जो कर रहे हैं वे लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है, क्योंकि हमारी लोकतंत्र में तो सभी प्रकार के मतों को सम्मान दिया जाता है, सभी के विचारों के प्रति सहिष्णु नीति अपनाई जाती है। किसी भी प्रकार के समस्या को मिल बैठकर अच्छी तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उसे सुलझाया जाता है। यहाँ पर आक्रोशित होने की अथवा असंसदीय होने की कोई बात नहीं होती है। भारत ने अपने पड़ोसी की बात हो अथवा किसी भी विदेश संबंध की बात हो, उन्होंने हमेशा विचार विमर्श से, सहिष्णुता से समाधान निकालने की कोशिश की है। और यहाँ पर महात्मा गांधी को भी आप देख सकते हैं, उनकी भी सहिष्णुता की छाप आप समझ सकते हैं। महाभारत की ही बात करें तो वहां भी आपको सहिष्णुता की अवधारणा दिखती है। नेहरू ने भी कहा था कि यदि हम शांति चाहते हैं तो शांति की प्रवृत्ति का विकास करना होगा, और उन सभी लोगों को मित्र बनाना होगा जो हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं या जो सोचते हैं कि वे हमारे विरुद्ध हैं। आप देख सकते हैं यही कारण रहा कि 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील की नीति अपनाई, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि हम किसी भी प्रकार की आक्रामकता नहीं रखेंगे, मैत्री भाव ढंग से रहेंगे। वहीं चीन के साथ 1959 में जब सीमा विवाद हुआ तो वहां पर कूटनीतिक वार्ता के द्वारा सुलझाने की बात कही गई। हालांकि 1959 में बात ज्यादा कहीं न कहीं असंतुलित हो गई थी, बिगड़ हो गई थी, और 1962 में तो चीन ने जबरदस्ती भारत पर आक्रमण कर दिया। इसके बावजूद भारत ने सहिष्णुता की नीति नहीं छोड़ी, और आप जानते हैं कि कोलंबो प्रस्ताव को, उसके माध्यम से भारत चीन युद्ध विराम हुआ था, तो और भारत ने कोलंबो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और एक तरह से यहाँ पर भी भारत की सहिष्णु नीति की झलक दिखती है। आप देख सकते हैं 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की थी। इसी प्रकार समझौता एक्सप्रेस के माध्यम से पाकिस्तान गए थे, ट्रेन चलाई गई थी। हर हमेशा भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ सहिष्णुता नीति को अपनाने की बात कही गई है। और आप देख सकते हैं कि चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद हुआ, यहाँ पर भी भारत ने सहिष्णु नीति से जवाब दिया। ऐसी बात नहीं हुई कि युद्ध जैसी स्थिति आ गई, लेकिन भारत से टकराने के बाद भारत के सैनिकों ने भी जवाब दिया, लेकिन आक्रामकता भारत की तरफ से नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई देश हो, बांग्लादेश, नेपाल के संदर्भ में भी कई ऐसी बातें हो जाती है, लेकिन भारत एक परिपक्व राष्ट्र होने के नाते अपने वर्षों की रची बसी मानसिकता, अपनी सांस्कृतिक समृद्धि, जिस सहिष्णुता के आवरण के तले संजोया है, उसे आज भी पालन करता है। विश्व दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत मूल्य के अंतर्गत आज हम देखते हैं भारत की नीति, जिसमें कि साम्राज्यवादी परंपरा एवं स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय परंपरा में साम्राज्यवादी परंपरा का हमेशा विरोध होते रहा है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को भी यहाँ कभी स्वीकार नहीं किया गया है। कौटिल्य हो या मनु या कोई भी अन्य भारतीय चिंतक भारतीय साम्राज्य का विस्तार
उनकी चिंतन की परिधि में कभी नहीं रही है। उनकी भौगोलिक सीमा अपने ही देश की बात करते हैं, अपने ही देश को विश्व स्तर का मान लेते हैं, यह चीज है, उसको ही विश्व का पैमाना मान लेते हैं। लेकिन अपनी नीति को, किसी भी प्रकार की नीति को थोपने वाली बात नहीं होती है। हिमालय से लेकर उत्तर में, हिमालय से लेकर दक्षिण में, दक्षिण हिंद महासागर तक, वहीं पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्वोत्तर तक के क्षेत्र को ही भारतीय चिंतकों ने हमेशा स्थान दिया है। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात देखें या समुद्रगुप्त के शिलालेख की बात करें, आपको साम्राज्यवादी नीति की झलक कहीं नहीं मिलती है। भौगोलिक सीमा के बाहर अपना साम्राज्य विस्तार की नीति देखने को नहीं मिलती है। महाभारत कालीन परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि भारतीय साम्राज्य उसकी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही देखने की कोशिश की गई है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो यह भी एक विश्व राज्य की ही बात करते हैं और भगवान बुद्ध को चक्रवर्ती माना गया है। तो वहां पर हम यह भी देखते हैं कि हिंदू एवं बौद्ध के बीच भी किसी प्रकार के युद्ध की बातें नहीं कहे हैं। हिंदू और बौद्ध दक्षिण पूर्व एशिया एवं श्रीलंका में व्यापारी एवं मिशनरी के तौर पर यद्यपि कि जाते प्रतीत होते हैं, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की आक्रामक नीति को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि विजेता जैसी कोई बात वहां नहीं होती है। नहीं, वे वहां की संपत्ति लूटने के इरादे से गए। हालांकि कुछ अपवाद में आप देख सकते हैं कि कभी कभी कुछ भारतीयों ने दक्षिण पूर्व एशिया पर भी शासन किया है। तो यहाँ पर यह भी देखते हैं कि उन्होंने वहां की ही देसी परंपरा को धारण किया और वे भारतीय शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होते थे, वे उन पर ही निष्ठा रखते थे। आप बाद में यह कह सकते हैं कनिष्क के द्वारा चीन पर आक्रमण किया गया था, चोलों द्वारा इंडोनेशिया तथा श्रीलंका पर आक्रमण एवं शासन की बात देखने को मिलती है। हिंदू और बौद्ध संस्कृति की यह बातें यद्यपि कि प्रतिकूल है, वो समान है, लेकिन ऐसी घटनाएं अपवाद में ही देखने को मिलती है। सामान्यतः भारत ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को कहीं नहीं दिखाया है और चोल वंश का यदि वहां पर दिखता है इंडोनेशिया एवं श्रीलंका पे शासन जैसी बातें होती तो वहां पर भी विदेशी संस्कृति का वो विरोध नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई बातें नहीं दिखती है, बल्कि वे अपने ही वंशों पर आधिपत्य की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनकी अपनी संस्कृति थी। हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जब कोई विजयी राजा ने दूसरे प्रदेशों को, पराजित प्रदेशों को छोड़ दिया, इच्छानुसार छोड़ दिया। आप रघुवंशम देखे होंगे, कालिदास का रघुवंशम, वहाँ के राजाओं ने भी न्याय संगत विजय प्राप्त की, किसी प्रकार के अन्याय की भावना नहीं की और यहाँ तक हुआ कि जीते हुए प्रदेशों को छोड़ दिया। वहीं गुप्त वंश के राजा बलादित्य ने एक हून शासक मिहिर गुल को पराजित किया था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का आदेश मानते हुए मिहिर गुल को उसका राज्य लौटा दिया। उसके साथ साथ उनकी शादी भी एक राजकुमारी से करवाया और राजतरंगिणी, कल्हन की राजतरंगिणी में भी ऐसे राजाओं का वर्णन मिलता है। हिंदू राजाओं के साथ साथ अशोक ने बौद्ध विचारधारा को अपनाया और आप देखते हैं कि उन्होंने हर प्रकार की युद्ध की नीति को परित्याग कर दिया था। वहीं आप सर्वोत्तम मुसलमान एवं मुगल शासकों का भी देखें तो वहां पर उनका भी उद्देश्य कभी साम्राज्यवादी नहीं रहा। उन्होंने भारत में आया और वे भारत में ही होकर रह गए, भारत वर्ष की स्थापना किए और भारत से बाहरी दुनिया को उन्होंने भी अनदेखा किया। सम्राट अकबर ने सहिष्णुता की नीति अपनाई, समझौते, कूटनीति के द्वारा भारत का एक हद तक एकीकरण करना चाहा। मुसलमान शासकों का ध्यान भी भारत तक ही सीमित रहा, उन्होंने भी भारत को ही समस्त विश्व मान लिया और अगल बगल के प्रदेश को जीतने के लिए ललायित रहे और यही हुआ कि यहाँ के शासक आपस में युद्ध करते रहे और जब भी हिमालय के पार से दूसरी छोर से या समुद्री मार्ग से आक्रमण हुआ तो उनके साथ शासकों ने युद्ध किया। अपने नीति आजादी के बाद भी साम्राज्यवाद के विरोध की नीति रही है, क्योंकि तकरीबन 200 वर्ष ब्रिटिश उपनिवेशवाद का
जिस तरह शिकार रहे हम लोग, तो यहाँ पर देखा कि किस तरह साम्राज्यवादी शक्तियों ने भारत की संपत्ति को लूटने का हर संभव प्रयास किया। यहाँ के उत्पाद को बेचने के लिए यहाँ के लोगों को निर्धन बना डाला। और यही कारण रहा कि जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रति हमेशा विरोध की नीति अपनाई जाने का प्रयास किया गया। और किसी प्रकार की साम्राज्यवाद हो, उपनिवेशवाद हो, उनका विरोध ही अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा के रूप में हमें देखने को मिलता है। अपनी परंपरा संस्कृति में साम्राज्यवादी नीति को विरोध के तहत ही हमने देखा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हमने अपनाया, ताकि तत्कालीन समय में नवोदित राष्ट्र को, जो नए नए राष्ट्र आजाद हुए थे, वो किसी गुट में शामिल होकर पुनः शोषण का शिकार न बने। और उपनिवेश जो बन गए थे वे किसी दूसरे देशों की स्वाधीनता के लिए हमेशा में नहीं लगे रहे। नस्लीय समानता जैसी भावना हो, विरोध नस्लीय आधार पर विरोध नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, इस तरह की भी बातें भारत ने हमेशा करने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि 1949 में जब नेहरू ने इंडोनेशिया की डच से आज़ादी के मसले पर दिल्ली में ही सम्मेलन बुलाया, और वहीं अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया जब फ्रांस के उपनिवेश थे, तो वहाँ पे भारत ने उसकी आज़ादी की मांग की। और नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका से आज़ादी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने समर्थन किया। आप देखते हैं कि 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में जब पाकिस्तान के भूभाग जीत लिए गए, तो उसके सैनिक को घेर रखा गया था, फिर भी उसे लौटा दिया गया, उसके जीते हुए भाग को लौटा दिया गया। बांग्लादेश के उदय के समय ये घटना घटी थी। तो भारत ने अपनी परंपरा का हमेशा ही निर्वहन किया है, कभी भी अपनी आक्रामक नीति को व्यवहार में नहीं लाया है। अपनी संस्कृति के अनुरूप अपनी वैदेशिक संबंध, वैदेशिक नीति को क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। भारत का विश्व के प्रति दृष्टिकोण भी यही रही है कि इस धरती से हमेशा साम्राज्यवाद के विरोध में ही नीति मुकर रही है। और लैटिन अमेरिका के देशों या अन्य अफ्रीकी एशियाई देशों जो साम्राज्यवादी ताकतों के शिकंजों में जकड़े हुए थे, भारत ने उन औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के लिए वहाँ के लोगों का हमेशा समर्थन किया, और यूएनओ जैसे संगठनों में हमेशा दबाव बनाने की भी कोशिश की। विश्व दृष्टिकोण के विकास के परंपरागत मूल्य के अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिगम। यह क्या हुआ? तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने हुए हैं, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, उसको हम लोग अपनाते हैं, उसको हम लोग क्रियान्वित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। और पारंपरिक मूल्य के तहत प्राचीन भारत में भी अपने यहाँ यह सिद्धांत प्रचलित था, जैसे कि राजा का यह कर्तव्य था कि कोई दूसरे राज्य का दूत यदि आ जाए तो उसको सुरक्षा प्रदान करे, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वह नरक के दंड का भागी होता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात को मान्यता दी गई है। वहीं आप रामायण में देखे होंगे, वहां किस तरह रावण के दरबार में जब अंगद दूत बनकर जाता है, तो वहां पर उसके भाई विभीषण उसको सलाह देते हैं कि इसको नहीं मारने का निर्णय लिया जाए, यह कदापि उचित नहीं होगा, इसके साथ किसी प्रकार का अनुचित कृत्य सही नहीं है। तो इस प्रकार के प्राचीन सिद्धांत में भी आप देखते हैं कि ऐसी परंपरा तो अपने देश में रही है, अपने धर्म में रही है।
उसी प्रकार आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस प्रकार बनाया गया है कि विशेष कोई विदेशी दूत यदि किसी देश में है तो उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं और उन्हें कुछ उन्मुक्ति प्राप्त है कुछ नियमों से। हालांकि भारत को छोड़ दें तो कुछ दूसरे देशों में ऐसी भी वारदातें हुई है कि विदेशी दूतावास को जला दिया गया। जैसे पाकिस्तान में 1980 में अमेरिकी दूतावास को जला दिया गया था। वहीं अमेरिकी दूतावास को ईरान में भी एक समय ऐसा था कि वहां के कर्मचारियों को लंबे समय तक बंधक बना लिया गया था। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार ने कभी भी ऐसी कोई कृत्य का समर्थन नहीं किया है और भारत द्वारा हमेशा किसी भी राजनयिक को हमेशा सुविधा दी है और सभी प्रकार की राजनयिक उन्मुक्तियों का जो पालन विहित है उसका पालन किया है। शरणार्थियों के प्रति भी भारत की नीति हमेशा सकारात्मक रही है, लचीली रही है। आप जानते हैं कि जब नेपाल के शासक ने नेपाली कांग्रेस के नेताओं पर अत्याचार जैसी स्थिति शुरू कर दी तो भारत ने उन सभी लोगों को राजनीतिक शरण प्रदान की थी और तिब्बत के दलाई लामा को भी भारत ने हमेशा सम्मान दिया है, उन्हें आतिथ्य प्रदान किया है और आज भी दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत ने शरण दिया है, जिसका कि चीन हमेशा विरोध करता रहा है। यह अलग बात है कि दलाई लामा को सम्मान देने, उन्हें आतिथ्य देने के लिए भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बावजूद भारत ने शरणार्थी के रूप में दलाई लामा को सम्मान दिया है। वहीं आपने 1971 के दौर भी देखे होंगे जब पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आए तो भारत ने सबों का भार उठाया। वो कितने शरणार्थी, अनगिनत शरणार्थी भारत में ही रह गए और अभी भी यदा कदा शरणार्थियों का भारत में आना जारी रहता है। भारत ने कभी उन्हें भगाने की कोशिश नहीं की है। वहीं 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारत के द्वारा कई हजार सैनिकों को घेर लिया गया था, लेकिन उन तमाम युद्धबंदियों के साथ भारत ने सम्मानजनक व्यवहार किया और उन्हें बिना किसी शर्त के स्वसम्मान वापस भी लौटा दिया गया। उसी तरह 1980 के दशक में तमिल शरणार्थियों की स्थिति आई तो वहां पर भी भारत ने उनका रक्षा किया। वहीं भारत की शरणार्थियों के प्रति की नीति के संदर्भ हम कह सकते हैं कि यह हमेशा लचीली रही है, सम्मानजनक रही है और महाभारत के उस नीति के अनुरूप रही है, इसमें कहा गया है कि कोई भय या असहाय तथा पराजय से पीड़ित हो और शरण लेना चाहे तो उसे हमेशा अपने पुत्र की तरह ध्यान रखना चाहिए। हितोपदेश में भी कहा गया है कि यदि कोई दुश्मन भी हमारे घर आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए और मनुष्य को तो यहाँ वृक्ष के समान समझा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष अपनी छाया हर व्यक्ति को देती है, किसी व्यक्ति से वापस नहीं लेता है, भले ही वह व्यक्ति उस वृक्ष को काट क्यों न दे। और इस तरह के आदर्श आज भी भारत अपना रहा है, हमेशा अपनाते रहा है। आज भी पाकिस्तान अथवा अफगानिस्तान से कोई अल्पसंख्यक शरणार्थी यदि आना चाहे तो आपने देखा कि नागरिकता कानून में संशोधन किए गए, उन्हें भारत में नागरिकता का दर्जा भी देने का प्रावधान किया गया है। और आप इतिहास में यह भी देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार माफ किया, हमेशा उन्होंने आक्रमण किया लेकिन इसके बावजूद उन्होंने माफ किया। यह अलग बात रहा कि पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में हार गए तो मोहम्मद गौरी ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन भारत ने हमेशा किसी के साथ गलत काम नहीं किया, किसी का दुर्व्यवहार नहीं किया है और हमेशा सबों को सम्मान की दृष्टि से देखा है। और यह नीति भारत की प्राचीन नीति, मध्यकाल की नीति आज आधुनिक काल में भी भारत इसे अपना रहा है, इसका पालन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से हर हमेशा सम्मानजनक कार्य करते रहा है। विश्व दृष्टिकोण के विकास में भारतीय मूल्यों की बात करें तो यहाँ की इतिहास, परंपरा, हमारी संस्कृति ने विश्व के समक्ष एक नई दृष्टिकोण का विकास किया है, उन्हें प्रभावित किया है। इन सबों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के धरातल पर गुटनिरपेक्षता एक ऐसी भावना रही है, ऐसा एक विश्व के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण रहा है जिन्होंने की नकारात्मक बातें तो प्रदर्शित करती है गुटनिरपेक्षता, लेकिन वहीं इनका अर्थ सकारात्मक रूप में अभिव्यक्त होती है।
एक विद्वान हुए केपी मिश्रा, वो लिखते हैं कि भारत में दर्शन एवं सभ्यता की परंपरा देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ जो संज्ञा शब्द इस्तेमाल होता था उसमें नकारात्मकता से ज्यादा लोग लगाव रखते थे। हालांकि हम ये देखते हैं कि नकारात्मक शब्द भले ही थे, लेकिन उनके अर्थ स्वीकारात्मक थे और सकारात्मक थे। वे लोगों को ग्राह्य थे। नकारात्मक दिखती थी और सामाजिक तौर पर इसका महत्व हम देखते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि शांति की बातें होती है तो शांति होती है, वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ अहिंसा शब्द पर जोर दिया गया है। हार नकारात्मक शब्द है, लेकिन वहीं अगर अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पराजय शब्द का उपयोग होता है और उसी तरह बहुत के स्थान पर अनेक का होता है। उद्यम के जगह अप्रमाद का होता है। सहिष्णुता का शब्द आमतौर पर लोग सकारात्मक अर्थ पर लेते हैं। वहीं हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में यह भी देखते हैं यहाँ अबैर का प्रयोग होता है। किसी से हमें बैर नहीं रखना है, तो अर्थ सहिष्णुता का ही होता है, लेकिन हमें प्रथम दृष्टिया लगता है कि यह शब्द नकारात्मक है। वहीं हम यह भी कह सकते हैं इन सब बातों के मद्देनजर कि बौद्ध एवं जैन साहित्य में इस तरह की भावना ज्यादा दिखती है, इस तरह की शब्द ज्यादा दिखते हैं। वहां इस तरह के शब्द की अभिव्यक्ति ज्यादा दिखती है। अहिंसा शब्द ही आप देखते हैं तो इस तरह की बातें होती है। हालांकि शब्द भले नकारात्मक हो, लेकिन अर्थ उसका सकारात्मक ही होता है। वर्तमान समय की बात करें या भूतकाल की बात करें, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता की बात करें, जैसे आप जानते हैं कि शून्य की अवधारणा का विकास अपने देश में हुआ। गणित के प्रयोग में इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। शून्य के बिना गणित का मूल्य ही नहीं रह जाता है। लेकिन शून्य देखने में शून्य लगता है कि वह एक नकारात्मक रूप है, लेकिन इसका सकारात्मक मान है। यह अपने आप में पूर्ण है, व्यापक है। शून्य क्या अपना एक मूल्य है और इसके बिना सब बेकार है। तो शून्य एक नकारात्मक बोध अवश्य कराता है प्रथम दृष्टिया, लेकिन इनकी भावना, इनका भाव, इनका सम्मान, इनका मान अपने आप में काफी अधिक व्यापक है। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर गुटनिरपेक्षता की बात होती है। हमें लगता है कि यह नकारात्मक भाव है, किसी के साथ में नहीं रहना है, लेकिन इनका गुण अर्थ देखा जाए तो अत्यंत यह सकारात्मक है। यह किसी भी गुट में जाने से हमें रोकता है और इस रोकने का तात्पर्य होता है कि अपनी आजादी का भरपूर इस्तेमाल करना, अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण का पालन करना, अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण का विकास करना, उसके लिए प्रयत्नशील रहना और किसी प्रकार की निरस्त्रीकरण की बातों या उपनिवेश बात का विरोध हो, वहां पर अपना मूल्य, अपनी मान्यता, अपनी भावना को व्यापक तौर पर रखना। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कहीं न कहीं व्यापक तौर पर लोकतंत्रीकरण की भावना भी इसमें सम्मिलित है। अपनी बातों को मनमाना इसका लोकतंत्रीकरण करना भी है। MPSE 001 1.5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के विश्व दृष्टिकोण पर विचार। इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि भारत की जो विश्व दृष्टिकोण है यह आजादी के पहले ही निर्मित कर ली गई थी और वह आज भी है। और आजादी के दौरान यदि हम देखें तो उस समय जो मुख्य धारा में भारतीय नेतृत्व था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास था और वह उनके द्वारा समर्थित राष्ट्रवाद के संदर्भ में हम यह देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बात के संदर्भ में उनका स्पष्ट सोचना था। 1921 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन के संदर्भ में भारत के विश्व दृष्टिकोण को वहां पर जिक्र किया और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा कि इस तरह के हम अपने स्वराज की योजना के लिए परिपक्व हो रहे हैं, हम स्वराज को मान रहे हैं, तो इसी तरह अपनी विदेश नीति की व्याख्या करना हमें आवश्यक हो जाता है और हम समस्त विश्व को आधिकारिक रूप से बता देना चाहते हैं कि हम उनसे किस देश से किस प्रकार के संबंध रखना चाहते हैं। जयपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां भी विश्व शांति
को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा और सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया अपने लिए सोच रहा था, वहां पर भी भारतीय दृष्टिकोण विश्व के किसी भी राष्ट्रों के स्वतंत्रता के हिमायती के रूप में नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार की नस्ली समानता एवं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति को इस संगठन का मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा गया और यह भी कहा जा सकता है कि उसमें कहा गया कि जो भारतीय मूल के नागरिक विदेशों में बसे हैं उन्हें स्वयं को उस देश का नागरिक मानना चाहिए और उनका शोषण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में लगातार इन्हीं दिशाओं पर भारत के विश्व दृष्टिकोण का प्रस्ताव पारित करते रहा और उसके बाद अगर हरिपुर अधिवेशन की बात करें 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन, वहां पर भी भारतीय दृष्टिकोण विश्व दृष्टिकोण के संदर्भ में स्पष्ट होता दिखता है कि भारत की जनता अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ और उसके साथ साथ सभी देशों के साथ शांति चाहती है, मैत्री चाहती है, दोस्ती चाहती है और किसी प्रकार की संघर्ष नहीं चाहती है, बल्कि संघर्ष की समाप्ति चाहती है। एक स्वतंत्र भारत तभी प्रसन्न रहेगा जबकि यह पूर्णतः निरस्त्रीकरण और सामूहिक सुरक्षा का समर्थन करेगा। विश्व सहयोग की प्राप्ति इसके लिए आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की जड़ जब तक रहेगी तब तक ऐसा नहीं हो सकेगा। एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमाएंगे या साम्राज्यवाद का प्रभाव उन पर रहेगा तो फिर विश्व शांति की बात नहीं की जा सकती। इसीलिए विश्व शांति के लिए किसी प्रकार की साम्राज्यवाद की समाप्ति आवश्यक है एवं किसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा दूसरे का शोषण नहीं हो, यह भी आवश्यक है। विश्व दृष्टिकोण के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचार स्पष्ट था कि किसी प्रकार की शोषण की बात नहीं की जाए और आजादी के बाद भी भारत द्वारा यह नीति जारी रही। विशेष करके इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें एक लंबे अरसे तक बनी रही और कहीं न कहीं यह नीति अनवरत जारी रही। शांति की नीति, विश्व के अन्य देशों के प्रति सहिष्णुता की नीति, मैत्री की नीति एवं किसी प्रकार के संघर्ष की अंत की नीति चलती रही। हर प्रकार के शोषण का विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रही और देश की भी रही।